नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव भूगोल की शाखाएं। मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। आज अगर हम बात करें मानव भूगोल की शाखाओं के रूप में, तो मानव भूगोल की अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। जैसे मानव भूगोल की एक शाखा है। मानव भूगोल के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। प्रेजेंट टाइम में मानव भूगोल के सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए कुछ शाखाएं प्रमुख हैं। प्रोफेसर्स भी हुए हैं जिन्होंने मानव भूगोल को कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है, जो मुख्य रूप से है आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामरिक भूगोल और प्रजातीय भूगोल। आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो मनुष्य की आधारभूत जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंध रखती है। यानी आर्थिक भूगोल के अंदर हम मनुष्य की अनेक प्रकार की एक्टिविटी के बारे में पता लगाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। वो कोई एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे हम मुख्य रूप से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 5 प्रकार की एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं, 5 प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इन सभी प्रकार की क्रियाओं के बारे में या आर्थिक भूगोल जो आपका 5th सेमेस्टर होगा उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। पृथ्वी, धरातल, प्राकृतिक संसाधनों का क्यों, कब, कहाँ, कैसे उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंदर करते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, वो आर्थिक क्रियाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार। इन सभी के ऊपर जो हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से तत्व आपके भौगोलिक, जो आपके भौतिक तत्व है वो धरातल, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का घनत्व, इन सब का प्रभाव पड़ता है मनुष्य की अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। आर्थिक भूगोलवेता मानव की इन आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का मूल्यांकन भी करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। आर्थिक भूगोल का जब गहन अध्ययन किया जाता है तो कुछ और ब्रांच भी सामने आती है, जैसे कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका सामाजिक भूगोल या सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल मानव समाज और उसके बीच वातावरण के संबंधों को स्पष्ट करता है। यानी मानव समाज का उसके परिवेश के ऊपर, उसके परिवेश का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का अध्ययन किया जाता है सामाजिक भूगोल के अंदर। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य की अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती है। अलग अलग स्थानों के ऊपर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है और सामाजिक वातावरण के अंदर भी अंतर देखने को मिलता है। यानी हम एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में भी जाएं तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये जैसे वो विभिन्नताएं कौन सी होती है, ये विभिन्नता हो सकती है आपकी रहन सहन की, खान पान की, वेशभूषा, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं आदि सब के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण उसके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध रखता है और सामाजिक भूगोल इनके संबंधों का अध्ययन करता है। ये जो शब्द है सामाजिक भूगोल, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था एक वेलोक्स नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने 1908 के अंदर। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से जो प्रस्तावित किया है वो है 1945 के अंदर गिलबर्ट और स्टील नामक विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसका स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया है। रेटजल ने सामाजिक भूगोल को एंथ्रोपोज्योग्राफी के रूप में वर्णन किया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था और उनके आपसी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को, भौगोलिक अवस्था के प्रभावों की
खोज करना, ये सब कार्य जो होता है मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक भूगोल का। यानी आप किसी भी स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके पड़ोसी राज्य कैसे हैं, उन राज्यों की व्यवस्थाएं कैसी है, उनका आपस में संबंध किस प्रकार का है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल की यह शाखा बताती है कि राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करना, यह भी कौन डिसाइड करता है, राजनीतिक विचारधाराएं होती है वो प्रभावित करती है किसी स्टेट के, किसी क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करना। इस विज्ञान का सही स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आया है। एक देश का विस्तार, प्राकृतिक दशा, नैसर्गिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या घनत्व, उसका निकटवर्ती प्रदेशों से पारस्परिक संबंध, समुद्र से निकटता आदि भौगोलिक पर्यावरण के जो तत्व है, जो उसके राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऐतिहासिक भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ऐतिहासिक भूगोल इस बात को स्पष्ट करता है कि धरातल, स्थिति या लोकेशन, प्राकृतिक अवरोध के अंदर पर्वत, पहाड़, नदियां कुछ भी हो सकते हैं, भौगोलिक एकरूपता एवं प्रदेश का विस्तार आदि ऐसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं जो एक राष्ट्र के ऐतिहासिक भाग्य को निर्धारित करने में एक निश्चित शक्ति के रूप में कार्य करती है। हार्टस्टोन ने ऐतिहासिक भूगोल को भूतकाल का भौगोलिक अध्ययन भी कहा जाता है कि हम इतिहास को तभी समझ पाएंगे जब हम भूतकाल का भौतिक और सांस्कृतिक अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से यह पता चलता है कि किस प्रकार अच्छी भौगोलिक दशाओं से राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अवरोधक प्राकृतिक दशाओं से अपने साम्राज्य की रक्षा भी की। यानी जो ये प्राकृतिक अवरोध होते हैं यह हेल्पफुल भी साबित होते हैं और कई बार हानिकारक भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सामरिक भूगोल। सामरिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य स्थल तथा जल का भौगोलिक चरित्र का युद्ध पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। यानी युद्ध के अंदर इन स्थल और जल संसाधन होते हैं उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये सामरिक भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका प्रजातीय भूगोल। यह मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति एवं इतिहास, उनका उद्भव, विकास, प्रत्येक स्थान एवं काल के मानव सांस्कृतिक के ढांचों, कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य संस्कृति या मानव संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो प्रजातीय भूगोल के अंदर किया जाता है। हम मानव भूगोल की शाखाओं को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कुछ और ब्रांचेस भी इसके अंदर सामने आती है, जैसे जनसंख्या भूगोल। इसके अंतर्गत जनसंख्या की किसी भी क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या वितरण की कहाँ पर कितनी जनसंख्या फैली हुई है, जनसंख्या घनत्व, संगठन, प्रवास एवं जनसंख्या से जुड़े हुए अनेक प्रकार के सिद्धांतों का जो अध्ययन किया जाता है वो जनसंख्या भूगोल के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका अधिवास भूगोल। यानी जो मनुष्य जिन स्थानों के ऊपर रहता है उनको अधिवास कहा जाता है। वो किन किन रूप के अंदर हुआ है, वो ग्रामीण रूप में है, वो नगरीय रूप में है, इसके अलावा नगर है वो किस प्रकार बसे हुए हैं, कौन कौन से पैटर्न वहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, कारखाने, गोदाम, खेत, नगर आदि सभी तत्वों का अध्ययन भौगोलिक आधार पर किया जाता है। सामाजिक भूगोल, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि यह अध्ययन करते हैं कि मानव की सामाजिक व्यवस्था और उसकी सामाजिक समस्याएं किस प्रकार कृषि, नगरीय एवं औद्योगिक भूदृश्य को प्रभावित करती है। राजनीतिक भूगोल, इसके अंतर्गत व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की क्रियाओं और संबंधों का विश्लेषण भौतिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की इस शाखा में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल इसकी प्रमुख शाखा है। ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव जीवन के वर्तमान और भूतकाल की आर्थिक क्रियाओं का वर्णन भी किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल,
यह इस मानव भूगोल की शाखा में स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यातायात भूगोल, जातीय भूगोल एवं सैन्य भूगोल भी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। धन्यवाद।